दी एनिमी। डॉक्टर सदाओ होकी एक जापानीज डॉक्टर है जो जापान में समुद्री कोस्ट पर रहते हैं। वो बचपन में अक्सर ही कोस्ट पर खेला करते थे। बचपन में उनके पिता उन्हें जापान के पास के छोटे छोटे आइलैंड्स पर घुमाने ले जाया करते थे और कहते थे कि एक दिन ये आइलैंड्स जापान के फ्यूचर के लिए स्टेपिंग स्टोन्स बनेंगे। सो सदाओ अपने पिता से कहते कि इन पर चढ़कर हम कहाँ पहुंचेंगे, किससे पता फ्यूचर का, ये तो हम पर डिपेंड करता है कि हम फ्यूचर में क्या करते हैं। ये बात सदाव के दिमाग में बैठ गई। अब सदाव वही करती जो उनके पिता कहते। सदाव के पिता ना तो सदाव के साथ मजाक मस्ती करते और ना ही कभी खेलते, पर सदाव के लिए वो ढेरों दुख उठाते क्योंकि सदाव ही उनका इकलौता बेटा था। सदाव ये बखूबी जानते थे कि उनके पिता के लिए उसकी एजुकेशन बहुत मायने रखती है। इसी वजह से सदाव को 22 साल की उम्र में अमेरिका भेजा गया सर्जरी और मेडिसिन पढ़ने। और आखिरकार सालों तक पढ़ाई करने के बाद सदाओ 30 साल की उम्र में एक सर्जन बनकर जापान वापस लौटे। सर्जन बनने के साथ साथ सदाओ ने एक अद्भुत डिस्कवरी की जिसमें घाव को एकदम ठीक किया जा सकता है, एकदम ऐसे जैसे पहले कभी घाव ही ना हो। इसलिए सदाओ को वर्ल्ड वॉर के दौरान जापानी फौजों के साथ नहीं भेजा गया क्योंकि वो एक अद्भुत हीलिंग नॉलेज रखते थे। उन्हें जापान के एक बूढ़े जनरल के इलाज के लिए रखा गया कि अगर कहीं जनरल बीमार हो गए तो सदाओ उनका इलाज कर सके और उन्हें जल्दी से ठीक कर सके। अक्सर ही सदाओ शाम को अपनी बालकनी में बैठकर खूबसूरत समुद्र के नज़ारे देखते हैं और फिर अंदर जाकर अपनी वाइफ हाना और दो बच्चों के साथ समय बिताते हैं। सदाओ की अपनी वाइफ हाना से मुलाकात अमेरिका में एक प्रोफेसर के घर पार्टी में हुई थी। और जब सदाओ को पता चला कि हाना भी एक जापानीज है तो वो हाना के प्यार में पड़ गए, क्योंकि सदाओ के पिता सदाओ की शादी जापानीज लड़की के अलावा किसी और रेस की लड़की से नहीं होने देना चाहते थे। सदाओ और हाना अमेरिका में अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके जापान वापस आ गए और यहाँ सदाओ के पिता ने दोनों की शादी और जापानी स्टाइल में करवाई। सो हमेशा की तरह आज शाम भी सदाव अपनी बालकनी में बैठे थे और फिर उनकी वाइफ हाना भी वहाँ आ जाती है। शाम का वक्त था और अंधेरा भी काफी हो गया था। तभी वो दोनों कुछ अजीब और गरीब सा मंजर देखते हैं। वो देखते हैं कि समुद्र के ऊपर काफी ज्यादा धुंध छाई है और उस धुंध में से कोई काली सी चीज बाहर आ रही है। ये क्या, ये तो एक आदमी सा लग रहा है। ये आदमी अपने हाथों और घुटनों के बल पर रगड़ता हुआ आगे आ रहा था और फिर वो एकदम से अपने मुंह के बिल पर गिर जाता है और थक कर वहीं ले जाता है। हाना कहती है कि शायद ये कोई मछुआरा होगा जो बोट से गिरकर बह गया होगा और यहाँ पहुंच गया होगा। अब सदाव और हाना भागते हुए उसके पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं वाइट मैन, ये तो बेहोश है। वो चेहरे से जवान लग रहा था और वो बहुत बुरी तरह से घायल था। उसके एक हाथ पर घाव बहुत ज्यादा गहरा था और जिसमें से काफी खून भी बह रहा था। अब सदाओ उसके घाव जांचने लगे और जब सदाओ ने उसके हाथ के घाव को छुआ तो उसमें से काफी ज्यादा खून बहने लगा। उस अजनबी की पीठ पे भी एक गोली का गहरा घाव था और घाव का इलाज न होने की वजह से घाव काला पड़ चुका था और उस घाव में छोटे छोटे पत्थर भी चुभे हुए थे। ऐसा लगता था कि ये आदमी किसी बड़ी पथरीली चट्टान से टकराया था। उसकी आंखें खूबसूरत नीले रंग की थी और उसके बाल और दाढ़ी येलो कलर के, और उसके बाल इतने ज्यादा बड़े थे ऐसा लग रहा था कि उसने काफी टाइम से अपने बाल नहीं कटवाए हैं। और उसके पास ही एक टोपी पड़ी थी और जब हाना और सदाव ने उस पर देखा तो उसमें यूएस नेवी लिखा था। यानी ये एक अमेरिकन सोल्जर है, यानी ये एक प्रिजनर ऑफ वॉर है। और ये चीज पढ़ते ही हाना और सदाव हैरानी से एक दूसरे को देखने लग गए। अब हम इसका क्या करें? शायद ये बेहतर होगा हम इसे समुद्र में फेंक दें। हाँ, ये सही रहेगा। अगर हमने इसको अपने घर में रखने की हिमाकत की तो हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा, और अगर हमने इसका इलाज नहीं किया तो ये मर जाएगा। खैर, अगर ये आदमी अभी सही हालत में होता तो मैं खुद इसे पुलिस के हवाले कर देता। मुझे इसकी ज़रा भी परवाह नहीं। ये गोरा है, हमारा दुश्मन है। पर
आप इसे समुद्र में तो नहीं फेंक सकते। हमारे पास अब सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम इसे उठाकर अंदर ले चलते हैं। लेकिन हम नौकरों से क्या कहेंगे? हम उन्हें समझा देंगे कि हम इसे ठीक करने के बाद इसे पुलिस के हवाले कर देंगे। वो दोनों उसे उठाकर सदाओ के पिता के रूम में ले गए, जहां मरने से पहले सदाओ के पिता रहा करते थे। ये आदमी काफी गंदा हो रखा है। हाँ, तुम गर्म पानी ले आओ, मैं इसको साफ करता हूँ। नहीं, तुम्हें जरूरत नहीं है इसे साफ करने की। मैं यूमी को बुलाती हूँ। मैं उसे कह दूंगी कि वो कुछ समय के लिए बच्चों को छोड़ दे और इसे आकर साफ कर दे। ठीक है, तुम यूमी को बता दो और मैं बाकी नौकरों को बता दूंगा। हाना यूमी के पास गई जो बच्चों के साथ थी। तुम मेरे साथ आओ। फिर हाना किचन में गई, जहां बूढ़ा गार्डनर और कुक थे, और वो दोनों काफी ज्यादा शौक में थे क्योंकि सदाओं ने उन्हें सब कुछ बता दिया था। बूढ़ा गार्डनर बहुत अंधविश्वासी था, वो बोला, मालिक को उस गोरे का इलाज नहीं करना चाहिए, उसे मरने छोड़ देना चाहिए। पहले उसे गोली लगी, फिर समुद्र ने उसे पकड़कर उसे अपनी चट्टानों से घायल किया, और अगर मालिक ने उसका इलाज किया और अगर वो ठीक हो गया तो गन और समुद्र दोनों हमसे बदला लेंगे। अब हाना बूढ़े गार्डनर की तरह अंधविश्वासी तो थी नहीं, पर ये बात सुनकर वो काफी ज्यादा डर गई थी। खैर, हाना ने यूमी को गर्म पानी करके कमरे में लाने को कहा, और जब यूमी उस कमरे में आई जहां वो अंग्रेज था, और जब उसने उस अंग्रेज को देखा तो वो बोली, मैं इस गंदे अंग्रेज को साफ नहीं करूंगी। तुम वही करोगी जो तुमसे मालिक करने को कह रहे हैं। लेकिन यूमी के चेहरे पर भयंकर गुस्सा था, और वो अपने मालिक के हुक्म को मानने के लिए हरगिज तैयार न थी। और हाना को अब जरा सा डर और घबराहट भी हो रही थी, ये सोच के कि क्या होगा अगर सारे नौकरों ने हमारी रिपोर्ट कर दी। ठीक है, देखो, हम सिर्फ उसे ठीक करके उसे वापस पुलिस के हवाले कर देंगे। मेरा इससे लेना देना नहीं है। मैं एक गरीब इंसान हूँ और मैं ये काम नहीं कर सकती। ठीक है, तुम वापस बच्चों के पास चली जाओ। बेवकूफ यूमी, ये बेचारा घायल आदमी ही तो है। अब हाना खुद ही उस गंदे अंग्रेज को साफ करना शुरू कर देती है, और तभी वहां सदाओ अपना सर्जन कोट पहने और हाथ में सर्जन का बैग लिए अंदर आता है। तुम इसका ऑपरेशन करोगे? हाँ, तुम टॉवल्स लेके आओ। हाना टॉवल्स लाती है और सदाओ अंग्रेज को साफ करने लगता है। अब जैसे ही सदाओ ने ऑपरेशन करने के लिए उस आदमी की पट्टी खोली तो उसमें से बहुत ज्यादा खून बहने लगा। ये देखकर हाना को उल्टी आने लगी। हाना कमरे से बाहर गार्डन में चली गई और वो वहां उल्टियां करने लगी। मैं तो भूल ही गया था कि हाना ने कभी ऑपरेशन होते हुए नहीं देखा है। तभी वो अमेरिकन कहराने लगा। और कह रहा हूँ, वैसे भी मैं ये अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट मुझे नहीं पता कि मैं ये कर ही क्यों रहा हूँ। अब हाना भी वापस आ गई। मेरे अमेरिकन प्रोफेसर एक बात कहा करते थे, इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज सर्जन्स कार्डिनल सिन, टू ऑपरेट विदाउट एज कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी एज इफ यू हैड मेड इट एनीथिंग लेस देन दैट इज मर्डर। सदाओ अपने पेशेंट्स को हमेशा माय फ्रेंड्स कहकर बुलाता था, और आज भी जब वो ऑपरेशन कर रहा था अनजाने में उसने उस अमेरिकी को माय फ्रेंड कह दिया, जो असल में उसका दुश्मन था। खैर, आखिरकार सदाओ ने बुलेट निकाल ली और वो अमेरिकन दर्द से कराहने लगा। They got my guts! They got my guts! थोड़ी देर बाद उसे होश आ जाता है। हाना उसके लिए खाना लाती है और वो खाना खा भी लेता है। अब तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, पर वो अमेरिकन कोई जवाब नहीं देता है। अब तीसरे दिन सदाव उस अमेरिकी को देखने के लिए आता है, और जब सदाव देखता है कि वो अमेरिकी बैठा हुआ है, ये देखकर सदाव बहुत जरा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है। क्या तुम मरना चाहते हो? और सदाव उसे डांटते हुए लेटने को कहता है और उसके घाव जांचने लगता है। अगर तुम ऐसी हरकतें करोगे तो तुम अपने आप को मार दोगे। तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? क्या तुम मुझे पुलिस के हवाले कर दोगे? मुझे खुद नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा क्योंकि तुम एक प्रिजनर ऑफ वॉर हो।
अमेरिकी कुछ बोलने ही वाला होता है तभी सदाव कहता है, तुम कुछ मत बोलो जब तक मैं ना पूछूं। तुम्हें अपना नाम तक नहीं बताना है। ठीक है। अब सदाओ जब बाहर आता है सुहाना उसे बताती है कि नौकरों ने कहा है कि जब तक हम यहाँ उस अमेरिकी को छुपा कर रखेंगे वो यहाँ नहीं काम करेंगे और ना ही वो यहाँ रहेंगे। और वो ये भी कहती है कि हम दोनों इतने टाइम तक अमेरिका में रहे हैं कि हमें अपनी कंट्री के बारे में हम सोचना भूल गए हैं। हमें अपनी कंट्री की फिक्र नहीं है और वो ये भी सोचते हैं कि हमें अमेरिकन पसंद है। ये सच नहीं है। अमेरिकन्स हमारे दुश्मन हैं, लेकिन मैंने ट्रेनिंग भी ली है कि मैं एक आदमी को मरते हुए नहीं छोड़ सकता। वो ये सब नहीं समझते। अब नौकरों का रवैया सदा और हाना से रोका होता गया और एक दिन बूढ़ा गार्डनर बोला, मेरे बूढ़े मालिक के बेटे को अपने स्किल पर इतना ज्यादा कमेंट है कि वो किसी की भी जान बचा लेते हैं। वो ये भी नहीं सोचते कि अगर सदाव को गद्दार घोषित कर दिया गया तो बेचारे बच्चों का क्या होगा। खैर जो भी हो सदाव को अपनी अमेरिकन पेशेंट की बड़ी फिक्र थी और वो हर दिन उसके पास जाकर उसके घाव की जांच करता कि वो कितना ठीक हुआ है। और आखिरकार सदाव ने उस अमेरिकी के आखिरी टाके भी काट दिए, यानी वो अमेरिकन अब बिल्कुल ठीक हो गया था। अब टाके निकालने के बाद सदाव सीधे अपने ऑफिस जाता है और एक लेटर चीफ ऑफ पुलिस को लिखता है कि 21 फरवरी को एक भागा हुआ प्रिजनर उसके घर के बाहर बह कर आ गया था और वो उसे बेहोश मिला है। इसके आगे वो टाइप नहीं कर पाया और उसने वो लेटर डेस्क में रख दिया। अब 7वें दिन दो चीजें हुई। पहली, जब हाना सोकर उठी तो घर में कोई भी काम नहीं हुआ था, यानी नौकर घर छोड़कर जाना चाहते थे। हाना गुस्सा तो बहुत हुई पर उसने नौकरों के सामने अपना गुस्सा नहीं दिखाया। उसने उन्हें पैसे दिए और उन्हें शुक्रिया कहा। तीनों नौकर रो रहे थे पर हाना बिल्कुल भी नहीं रोई। यूमी बच्चों की वजह से रो रही थी। कुक और गार्डनर सदाओ के यहाँ तब से काम कर रहे थे जब से सदाओ बहुत ज्यादा छोटा बच्चा था। वो तीनों आखिरकार घर छोड़कर चले गए। अब सदाओ उस अमेरिकी के रूम में गया और बोला, आज तुम थोड़ा चल फिर सकते हो, पर सिर्फ 5 मिनट के लिए ही। कल तुम आज से दुगना चलने की कोशिश करना। तुम्हारे लिए ये बेहतर रहेगा कि तुम जल्दी से जल्दी अपने शरीर की ताकत को वापस पा लो। ये बात सुनकर उस प्रिजनर के चेहरे पर खौफ छा गया। ठीक है डॉक्टर, शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। मेरा शुक्रिया इतनी जल्दी मत करो। शाम को दूसरी बात हुई। हाना जब घर के काम कर रही थी तभी दरवाजे पर कोई आया। उसने ऑफिशियल यूनिफॉर्म पहनी थी। हाना उसको देखते ही इतना ज्यादा घबरा गई और डर गई कि उसकी सांस से हलक में आ गई। वो भागकर सदाव के पास पहुंची। उस मैसेंजर ने सदाव को बताया कि आपको पैलेस में आना होगा, बूढ़े जनरल बड़ी तकलीफ में है। ये बात सुनकर हाना की सांस में सांस आई। अब जब वो ऑफिसर चला गया तो हाना ने सदाओ से परेशान होते हुए कहा कि मुझे लगा था कि वो तुम्हें अरेस्ट करने आया है। सदाओ ने जब परेशान हाना को देखा तो वो सोचने लगा कि मुझे जल्द से जल्द इस आदमी को यहाँ से रवाना करना होगा, सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारी बेहतर मेंटल स्टेट के लिए। सदाओ जनरल टाकीमा के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। देखिए, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। मैंने तो बस उस जख्मी का ऑपरेशन किया जो सक्सेसफुल हुआ। हाँ बिल्कुल, मेरा यकीन और ज़्यादा पुख्ता होता है कि तुम मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट और अहम हो, और ये यही दिखाता है कि तुम कितने स्किल सर्जन हो। हाँ, ये थोड़ी बदकिस्मती की बात है कि वो आदमी तुम्हारे घर बह के आ गया। जी हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। देखो, ये बेस्ट रहेगा कि उसको खामोशी से मार दिया जाए, और ये सब तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास मेरे प्राइवेट असैसिन्स हैं जो ये काम बड़ी आसानी से कर देंगे। वो बड़े काबिल असैसिन्स हैं। उन्हें इनवर्ट ब्लीडिंग की टेक्निक आती है। वो खामोशी से उसे निपटा देंगे, और अगर तुम कहो तो वो बॉडी को भी ठिकाने लगा देंगे। जी, ये बेहतर रहेगा। वैसे भी उसके कमरे का दरवाज़ा रात को खुला ही रहता है।
बेहतरीन। अब सदाओ घर वापस आ रहा था ये सोचते हुए कि अब सारा मामला असैसिन्स के हाथ में चला गया है। अब उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वो हाना को अभी कुछ नहीं बताएगा क्योंकि घर में असैसिन्स का सुनते ही हाना बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी। अब वो घर आकर सीधा अमेरिकी के कमरे में पहुंचा और जब उसने देखा कि अमेरिकी अभी गार्डन में टहल रहा है तो वो बोला, ये तुम क्या कर रहे हो? कमरे से निकलने की इजाज़त तुम्हें किसने दी? मैं इजाजत की परवाह नहीं करता। मैं अब अच्छा फील कर रहा हूँ। बस मेरी मसल थोड़ा दर्द कर रही है। तभी सदाव का अंदर का डॉक्टर जाग जाता है और वो कहता है, अच्छा, मैं देखूं तो ज़रा। मसाज करने से ठीक हो जाएगा। वैसे ये ज्यादा परेशानी नहीं दे रहा। वैसे डॉक्टर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर मुझे आपका जैसा जापानी डॉक्टर ना मिला होता तो मैं आज जिंदा नहीं होता। अगर आपके जैसे सारे जापानी लोग होते तो ये वार्ड नहीं हो रहा होता। शायद। चलो अब तुम सो जाओ। गुड नाइट। अब सदाओ उस रात जागता रहा। वो थोड़ी थोड़ी देर में उठकर देखता, जब भी कोई हल्की सी आहट उसको सुनाई देती उसे लगता कि असैसिन्स आ गए हैं और अपना काम कर रहे हैं। अब अगली सुबह सदाओ सबसे पहले उठकर उस अमेरिकी के कमरे में गया कि अगर अमेरिकी जा चुका होगा तो वो खुशी खुशी तुरंत जाकर हाना को सब बता देगा। पर जब वो रूम में घुसा तो अमेरिकी आराम से सो रहा था। बेचारा सदाओ बड़ा डिसअपॉइंट और मायूस होकर वापस लौटा। खैर, अब अगली रात भी यही हुआ। सदाओ एकदम से चौकन्ना होकर बैठा था और जब भी कोई हल्की सी आहट होती तो सदाओ समझ जाता कि असैसिन्स तो अब पक्का आ गए हैं। और जब सदाओ ने अगली सुबह जाकर देखा तो वो अमेरिकी आराम से सो रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट था। बट आखिरी रात, जो तीसरी रात थी, सदाओ को लगा आज तो पक्का असैसिन्स आएंगे। सो आज तो सदाओ और भी ज़्यादा चौकन्ना था क्योंकि आज ज़्यादा बारिश भी बहुत हो रही थी और गार्डन में बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी। तभी अचानक से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ इतनी तेज़ आई कि उस आवाज़ से हाना की नींद टूट गई और उसका जो छोटा सा बच्चा था सदाओ का, वो भी रोने लगा। अब हाना उठकर देखना चाहती थी कि ये आवाज़ कहाँ से आई है और क्या हुआ है, बट सदाओ ने उसे जाने नहीं दिया। अब अगली सुबह हुई और सदाओ एकदम बहुत पॉजिटिव माइंडसेट से जल्दी से उस अमेरिकी के कमरे में गया ये देखने के लिए कि वो जा चुका है या नहीं। बट आज तो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ कि वो जो अमेरिकी था वो तो रूम में आज तो टहल रहा था और वो आज बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था। अब सदाव का सब्र का बांध टूट चुका था। वो अब और सहन नहीं कर सकता था। वो बोला, अब तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। मुझे लगता है कि अगर मैं एक बोट पर खाना, पानी और एक्स्ट्रा कपड़े और क्विल्ट्स रख दूं तो तुम बोट को आराम से चलाते हुए पास ही के आइलैंड पर जा सकते हो। ये आइलैंड कोस्ट के बहुत पास है। वैसे तो ये आइलैंड स्टॉर्म सीज़न में डूब जाता है, पर अभी स्टॉर्म सीज़न नहीं है। और उस आइलैंड के आसपास से कोरियन फिशिंग बोट गुजरती रहती हैं, तो तुम उनकी बोट से आसानी से फरार हो सकते हो। ये बात सुन के वो गोरा हैरानी से सदाव को देखने लगा। अब जैसे ही रात हुई सदाओ ने चुपके से वो बोट बाहर निकाली और उसमें सारा सामान रख दिया और वो वापस अंदर चला गया इस उम्मीद में कि अमेरिकी को जो उसने बताया है वो वही करेगा और वो बोट पे बैठ के रवाना हो जाएगा उस आइलैंड के लिए। अब अगली सुबह हुई और सदाव जो था वो जनरल से मिलने गया। दरअसल 2 हफ्तों पहले इमरजेंसी में सदाव को जनरल का ऑपरेशन करना पड़ा। ये ऑपरेशन पूरे 12 घंटों चला और ये उम्मीद भी नहीं थी कि जनरल जिंदा भी बचेंगे, लेकिन खैर वो जिंदा बच गए थे। तो वो आदमी फरार हो गया। जी सर, वो फरार हो गया। देखो, मैंने वादा तो किया था कि मैं उस कैदी को मरवा दूंगा, पर मैं काफी तकलीफ में था, इसलिए मैं इस बारे में भूल ही गया। मैं बहुत केयरलेस हूँ, पर देखो, तुम ये मत समझना कि मैं पेट्रियाटिक नहीं हूँ और मुझे मेरे देश से प्यार नहीं है। मैं जानता हूँ जनरल। तुम एक अच्छे आदमी हो। अब सदाओ घर वापस आ गया था। अब क्योंकि वो प्रिजनर जा चुका था सो तीनों नौकर भी अब घर वापस आ गए थे। अब सदाओ वरांडा में खड़ा समुद्र को निहार रहा था और गहरी सोच में था।
पास के आइलैंड पर कोई रोशनी नहीं थी, जिसे देख के सदाओ को सब्र हुआ कि आखिरकार वो आदमी वहां से सेफली कोरियन बोट्स के जरिए निकल गया है।